नमस्कार। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के इस डिस्कशन फोरम में आपका स्वागत है। मैं पीसी सिंह और मेरे साथ आज फिर एक बार सिंधु कुमार झा हैं। आज हम आपस में दो बातचीत करेंगे। देश में के सामने जो विकट समस्या है बेरोजगारी को लेकर के, उसके ऊपर आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। जिससे एक चीज़ मैं आपको शुरू में बताने का कोशिश करना चाहूँगा कि बेरोजगारी सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या नहीं, पूरे देश में कोई ऐसा दुनिया में पूरे दुनिया में ये समस्या है, सारे देशों में है। कोई ऐसा देश नहीं है जो दावे के साथ कर सकता है कि उसके यहाँ लोग बेरोजगार नहीं हैं। लेकिन जो हमारी स्थिति है कुछ अलग है, और ख़ास करके जो कोरोना के चलते पूरे दुनिया में आर्थिक संकट हुआ और हमारे यहाँ भी जो लॉकडाउन कर दिया गया, उसके चलते बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए। लेकिन अब स्थिति जब सुधरने लगी है तो उसमें जो फिर से सुधार होना शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे CMI का रिपोर्ट, तो दिसंबर में स्थिति कुछ बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब फिर उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है। जो आज का मुख्य मुद्दा है कि जो समस्या है बेरोजगारी की, उसको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है और सरकार क्या पॉलिसी, खास करके सरकार ने भी बहुत सारे पॉलिसी, मैं समझता हूँ इस पर सिंधु कुमार झा काफ़ी विस्तार में आपसे बताएंगे आपको कि सरकार का क्या क्या पहल है और किस तरह से इन चीज़ों पर पहल किया जा सकता है। देखिए, NSSO का जो रिकॉर्ड जो आया था आंकड़ा 7.5% का जो हमारा बेरोज़गारी दर है, ये सब तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। कमिटी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं, 6.5% उसने भी बताया। इवन कि बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उसका आंकड़ा भी कंजर्वेटिव ही है लेकिन कम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब कोरोना काल में दिया कि ये 45 साल में, मतलब मोर देन 45 सालों में ये जो है ये सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति है। 2019 की बात मैं बता रहा हूँ, 2 साल पहले ही आया, कोरोना से पहले आया था। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। देखिए, मुझे एक हार्वर्ड बेसिकली रॉबर्ट माल्थस के वो उसका एक कोट बहुत याद आता है कि इस नेचर ने ये मेज़ बिछाया है, और उस मेज़ के ऊपर जब बिन बुलाए लोग आएंगे बैठने के लिए तो भूखे मरेंगे। यानी उसका कहना था संसाधन जितना है नेचर ने आपको दिया है, उसी हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग भूखे मरेंगे, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा भूखा मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर दरअसल ये जो माल्थुजियन थियरी जो है, कॉन्सेप्ट है, उसमें जो एक नया पैटर्न जो लोग इंटरप्रेट करता है इस चीज़ को, उसमें दिया है कि गुड गवर्नेंस, आज की तारीख में गुड गवर्नेंस जो है वो भी एक रोज़गार का एक जरिया बन गया है। अगर आपका गवर्नेंस अच्छा नहीं है, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, आप वेल्थ क्रिएशन में अगर भेदभाव करेंगे तो आपका रोज़गार नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारा जो अभी भी प्रोडक्शन का जो पैटर्न है, अभी हम बहुत बाहर। अच्छा, सिंधु कुमार झा ने बहुत ही एक गंभीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन का प्रेशर है, वो स्वाभाविक है। लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए, पॉपुलेशन में तो चाइना हमसे आज भी आगे है, लेकिन वहाँ देखिए अभी एक रिपोर्ट में बच्चों नहीं, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, चाइना इसलिए आगे है हमसे। देखिए, उसने अपना प्रोडक्शन सिस्टम को इतना डाइवर्सिफाई किया कि वहाँ पर आप देख लीजिए, हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लोगों को नौकरियाँ बहुत हैं, और एक रिपोर्ट तो ये मैंने देखा, मुझे तज्जुब है कि 11 करोड़ जॉब की ज़रूरत पड़ेगी 2022 में। 11 करोड़ जॉब। अब 11 करोड़ स्किल्ड लोगों की जॉब इंडिया में आप क्रिएट करने जा रहे हैं। स्किल्ड लोग कैसे आएगा आपके देश में? ये जानना चाहिए कि अभी सिर्फ और सिर्फ 25,000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं, जबकि एक पिद्दी सा छोटा सा देश साउथ कोरिया है, वहाँ 1 लाख है स्किल डेवलपमेंट सेंटर, और वही चाइना में 5 लाख से ज़्यादा है। तो आप कहाँ मुकाबला कर पाएंगे? प्रोडक्शन का पैटर्न देखिए, अपना आंकड़ा देखिए, तो ये चीज़ हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, देखिए, हम बेरोज़गारी की जब भी बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी ये गवर्नेंस की बात कही गई, ये रिश्वतखोरी, ये भाई भतीजावाद, आप जो है रोज़गार की बात करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। 7.5 करोड़ लोग इस देश में सरकारी सेवा में हैं, और 10th प्लान के बाद आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि सरकारी नौकरियां कम होने लगी। हम 8 प्लान तक इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इंक्लूसिव समावेशी विकास की बात करते थे, लेकिन जैसे ही 10th प्लान आएगा, आप उसका पैटर्न देखिएगा, तो सरकारी नौकरियां कम होने लगी, और जो ग्रुप डी है उसमें नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, अब सब कॉन्ट्रैक्ट पर आने लगा है।
तो कहने का मतलब है कि आपको सरकारी नौकरी अब मिलेगी नहीं। सरकारी नौकरी के लिए कट थ्रोट कंपटीशन है, जो एकदम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो बहुत अच्छा, ब्रिलियंट ये है, वही लोग आएंगे। प्रधानमंत्री का जो स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, उसके बारे में मैं पढ़ रहे थे कि उन लोगों ने क्लेम किया है, स्टार्टअप वालों ने किया है, ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, लेकिन स्टार्टअप के लोगों ने क्लेम किया है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जॉब जनरेट कर रहा है। आपने देखा होगा, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? स्टार्टअप इंडिया तो मैंने कहा ही कि ये जो स्टार्टअप्स है, अगर गवर्नमेंट इनको ये देती है, टैक्स में छूट देती है, शायद टैक्स में छूट भी दिया जाए, बहुत सरकार की तरफ से कई तो प्राइवेट सेक्टर जो है, मैं तो बता ही रहा था कि 2022 में 11 करोड़ स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम जो स्टार्टअप जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, देखिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, कि जो ये स्टार्टअप वाले दे रहे हैं, देखिए अगर आप देखिएगा सीएमआई की रिपोर्ट, असली जिस एनएसएसओ की आप बात कर रहे थे, जो हमारे सरकारी संस्थान है, इस पर सवाल उठाया गया। आपको पता होगा कि जो कंज्यूमर राजनीति हो गई थी, हाँ, गवर्नमेंट के खिलाफ उसने बोल दिया था। कंज्यूमर का जो एक इंडेक्स आया है, CES इंडेक्स कहते हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो हुआ था 2018 में, उसके बाद उसको रोक दिया गया, सरकार रोक दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि कंज्यूमर में जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी आ गई थी, जबकि सरकार कह रही थी कि डेवलपमेंट का GDP का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। एक तो ये, दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट का भी झटका नीचे आ गया। गवर्नमेंट का जो जोर है, नहीं, पहले सुनिए, इस बार का बजट आप देखिए। मैंने एक चीज़ कह रहा हूँ, जो इस पर दुनिया के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, मतलब ऐसे ऐसे लोग, जैसे दुनिया के, हिंदुस्तान के बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, 108 अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि नहीं, आप डेटा को छुपाइए मत। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो स्टार्टअप इंडिया के लोग हैं, जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग पढ़ लिख करके, जिनका उम्र 15 से 59 साल का है, वो 2 करोड़ लोग पूरे देश में आते हैं जिनको जॉब चाहिए होता है। लेकिन स्टार्टअप को मैं देख रहा था तो देखा कि अभी तक वो जो उनका 2-3 साल का आंकड़ा है कि 5 करोड़ तकरीबन उसमें जॉब वो क्रिएट कर रहे हैं। रमेश अभिषेक का स्टेटमेंट, लेकिन उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था, मैं कहीं 11 करोड़ पढ़ा हूँ कि स्टार्टअप इंडिया का की तरफ से ये बात कहा जा रहा है। ये क्या कितना डेटा मतलब सही है या गलत? चूँकि स्टार्टअप इंडिया पर भी सरकार का बहुत जोर है और काम हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे सरकार टॉलरेट कर लेगी इस चीज़ को। तो ये एक नई दिशा में इसकी जो काम कर रहा है। अब सरकार, तो आप सही कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकता है। अब प्राइवेट, देखिए दुनिया धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है, और वो पैटर्न जो हमारा जो पहला जो माइंडसेट था, वो माइंडसेट से अब हम थोड़ा सा लगता है कि निकल रहे हैं बाहर, और इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं कि स्टार्टअप्स जितने भी आ रहे हैं, जो भी IIM या IIT से लोग पढ़ रहे हैं, तो लोग नौकरी करने की बजाय अपनी कंपनी खुद ये चला रहे हैं। तो यह एक अच्छा संकेत है। कम से कम वो अपने साथ साथ 10 आदमी को एम्प्लॉय करेंगे। लेकिन जानते हैं चिंता कहाँ है? बेरोज़गारी की चिंता है। वो जो 60% हमारा जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, उनका आप क्या करेंगे? उसके लिए है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, जिस पर इस बार बजट में जो कहा गया है कि हम जो उत्पादन क्षेत्र है उस पर हम पैसा खर्च करेंगे, और इनको ये GDP का 24 पॉइंट समथिंग है, 24% तक उसको कंट्रीब्यूट करना होगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही ये दुनिया के जितने सप्लाई चेन बना है, चाइना या साउथ कोरिया या ताइवान, जिसको कि एशियन मिरेकल कहा जाता है। हाँ, जो ताइवान और साउथ कोरिया और जो चाइना 8 कंट्री है, 8 कंट्री, ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग। पहले शुरुआत हुआ जापान से, फिर साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, और बाद में भाई चाइना। आप देखिए ना, आप स्विट्जरलैंड नहीं है ना, स्विट्जरलैंड में आप सर्विसेज सेक्टर के जरिए आप होटल चला के, आप घड़ी बना के, छोटा छोटा काम करके, नोकिया मोबाइल बना के आप सर्वाइव कर सकते हैं, आपकी इकोनॉमी फ्लरिश कर सकती है। लेकिन आप इंडिया में नहीं कर सकते हैं। इंडिया में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंडिया में इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पर अभी भी पॉपुलेशन का सर्वाधिक भार हाँ, रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए MSME जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है, उसी को प्राथमिकता सबसे मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी वही है, MSME सेक्टर, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। सबसे ज़्यादा कोरोना के टाइम में MSME सेक्टर को ही हालत ख़राब हो गया। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर जो है उसमें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गाज गिरी है, सबसे ज़्यादा जो धक्का लगा है, ठेस पहुंचा है, वो MSME सेक्टर को मिला है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मिला। अब ईंट भट्टा चलाने के लिए भी आपको बैंक जाने के लिए, ये बैंक का क्यों प्राइवेटाइज किया जा रहा है? तो सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया, मैंने कोरोना के बाद जो इकोनॉमी को झटका लगा, तो सरकार ने प्रयास किया, कई उसने जो दिया, प्रधानमंत्री का 20 लाख करोड़ का जो प्रपोजल है, निर्मला सीतारमण ने
5 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अलग अलग सेक्टर में, और काफी रिफॉर्म पर जोड़ है। देखिए आपको महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ा है मार्केट में, तो लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है। दो सवाल। सबसे पहले वाली बात तो है कि 10 to 20% सब चीज का दाम बढ़ता जा रहा है। आज के दिन भी इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन डिमांड नहीं है मार्केट में। अब देखिए रियल सेक्टर चाहे डिमांड कैसे होगा? डिमांड तब होगा जब आपके जेब में पैसा होगा। तो परचेजिंग पावर जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे, और परचेजिंग पावर असली समस्या परचेजिंग पावर तब क्रिएट होगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जब कंस्ट्रक्शन का काम आप शुरू करेंगे, जब उत्पादन का काम शुरू करेंगे, लोगों को उसमें रोजगार जब मिलेगा, तब उनको कुछ पगार मिलेगा, तब उनके जेब में पैसा आएगा, तब ना मार्केट में जाएगा कुछ खरीदने के लिए। तो सवाल ये है कि जब तक सरकार, अब जैसे सरकार ने कहा है कि वो पूरा इस पर उसका जोर ही है मैन्युफैक्चरिंग से एमएसएमई पे, और एमएसएमई के अलावा भी वो तमाम चीज़ें जो है एग्रीकल्चर से। नहीं, प्रधानमंत्री का पूरा इम्फेसिस इसी बात पर है। वो कैसे ली कुआन के बहुत बड़े फैन हैं, इसीलिए कि वो पूरा जो एशियन मिरेकल हुआ है मैन्युफैक्चरिंग को, वो चाहते हैं कि उनका इकोनॉमी भी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बढ़े, और घर घर में जो उनका जो है कि मेक लोकल और जो ग्लोबल, लोकल फॉर ग्लोबल, हाँ, लोकल फॉर ग्लोबल एंड लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल। इसका बेसिकली वही है, वो भी चाहते हैं और घर घर में। इसको आप हल्के में मत लीजिए। आप तेजस की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? पूरा राजीव गांधी की एरा से लेकर ये अमेरिकन्स और ये तमाम जितने हमारे आजकल के सो कॉल्ड जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ये कभी नहीं चाहते थे कि कट एज टेक्नोलॉजी जो है वो हमको दें, लेकिन ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही आपको देना होगा। और स्टार्टअप जो पेटीएम चाहे और बड़ी बड़ी कंपनी सोच नहीं सकता था लोग। मैं तो कहा, मैं आपको कहा कि 80,000 यहाँ स्टार्टअप्स बन चुके हैं आज की तारीख में, 80,000, और उसमें 10% का ग्रोथ है, हर साल 10% उसमें ऐड करते जाइए आप। तो ये मामूली चीज़ नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया मेक इन इंडिया का। मेक इन इंडिया को लोग हंस के टाल देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आपका जो तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जिससे सब चाइना और पाकिस्तान ये सब उनको लगता है कि पता नहीं, जब टेक्नोलॉजी हमें मिली तो हमने उसका क्या किया, हम अब अपने देश में मैन्युफैक्चर उसका करना शुरू किए हैं। 65,000 करोड़ रुपया उसमें इन्वेस्ट किया है। आप जानते हैं तेजस के जब प्रोडक्शन में कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मामूली चीज़ नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट का रास्ता ही वही है कि आप अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग हब को मजबूत कीजिए। जो पहले से आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको मजबूत कीजिए और नया क्रिएट कीजिए मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये अच्छी बात है कि बहुत सारा जो कंपनीज हैं वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने लगे हैं, ये कोरोना की वजह से। एप्पल ओपल जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनी है तो बहुत पहले आ रही थी, लेकिन अभी और आने वाले हैं। और लगभग मुझे जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें है कि $2 बिलियन का कम से कम एग्रीमेंट ये हुआ है। ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ये दिसंबर में हुआ था। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जो कि अब आपका धीरे धीरे ये सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट की दशा में, क्योंकि देखिए कोई भी साइकिल जो होता है ना वो आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि माल्थस का, फिर मैं वही माल्थस का नाम लेता हूँ, माल्थस कहता है कि आपके पास जिस तरह से पॉपुलेशन होता है उसमें क्वांटिफाई होता चला जाता है, गुणोत्तर वृद्धि होती है, लेकिन उस हिसाब से रिसोर्सेज में वृद्धि नहीं होती है। रिसोर्सेज का जो होता है वो पैरेलल होता है, समतल होता है। उसने कहा कि रिसोर्सेज का डबल कर सकता है, लेकिन 4 गुना बढ़ जाएगा पॉपुलेशन, जस्ट डबल हो जाएगा। क्वांटिफिकेशन उसका किया, उन्होंने कहा कि उसमें गुणोत्तर वृद्धि होती है और इसमें समतल वृद्धि होती है। ये मैं हिंदी में इसको कह रहा हूँ। बेसिकली वो कह रहा था कि हॉरिजेंटल जिसको कह सकते हैं आप, और उसमें वर्टिकल है। मैंने ज़्यादा स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितना आप प्रोडक्शन करेंगे उससे ज़्यादा लोग खाने वाले हो जाएंगे। जब तक 10 रोटी आप पैदा कीजिएगा, पता लगा 50 लोग खाने वाले हो जाएंगे। तो इसलिए आप 50 आदमी के लिए रोटी तैयार करें, ये कहना है। लेकिन रिसोर्सेज आपके पास कम है, तो रिसोर्स को जनरेट करने के लिए ना आपको एक्स्ट्रा लोगों को मोटिवेट करना होगा। जो आदमी नौकरी कर रहा है वो खुद आदमी नौकरी देने वाला बन जाए। ये एक इस समस्या को हो सकता है। और आने वाले समय में पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है 2030 में चाइना से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तब आपका हर नेचुरल रिसोर्सेज पर, जिन्होंने कहा है कि प्रकृति ने मेज़ बिछा रखा है और जो बिन बुलाए मेहमान आएंगे वो भूखे मर जाएंगे। तो ये बात तो ये एकदम नेचुरल चीज़ है, ये साइंटिफिक चीज़ है। तो बेसिकली अब हमारा जो फोकस होना चाहिए रूरल इंडिया पर ज़्यादा होना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें। अब गांधी की जो प्रासंगिकता है एक बार फिर से सामने आ गई है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ, चंद पहलुओं पर प्रकाश डालने के बाद हम अपनी बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं और फिर अगली बार हम आपके सामने
किसी नए मुद्दे को लेकर के सामने आएंगे। आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद और सिंधु कुमार जी को भी धन्यवाद। थैंक यू सर।